बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और सबसे अहम खबर यह है कि हमजा शहबाज को 20 माह बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बिलाखिर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और दूसरी अहम खबर यह है कि नैब ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को 2 मार्च को तलब कर लिया है। अब इसे बैलेंस एक्ट कहें या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल दे, लेकिन लगता यूं है कि तब्दीली की हवाओं में तेजी आ गई है। जब से एस्टेब्लिशमेंट ने गैर जानबदारी का सिर्फ तासुर नहीं बल्कि अमली सबूत देना शुरू किया है, खान साहब की मुट्ठी से बहुत कुछ रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हमजा शहबाज शरीफ की सेनेट इलेक्शन से पहले जमानत पर रिहाई को बहुत से लोग तब्दीली का सबर करार दे रहे हैं, जबकि नैब की जानिब से मरियम नवाज को तलब किए जाने के पीछे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हुकूमत बुरी तरह झंझड़ाई हुई है। और यह बात भी खारिज इम्कान नहीं कि नैब ने हमजा शहबाज के ऊपर लगाए गए इल्जामात को साबित करने में नाकामी के बाद मरियम नवाज को तलब करके बैलेंस एक्ट इस्तेमाल किया है, यानी हिसाब बराबर किया है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि नैब ने मरियम नवाज को तलब करके हुकूमत के लिए आसानी की बजाय मुश्किलात पैदा कर दी है। मरियम नवाज को पिछली दफा जब पेशी पर बुलाया गया था नैब के सामने, जो नैब के सामने पेश होने के लिए गई थी, तो वहां पर पुलिस मुकाबला हो गया था। उसके बायस वो नैब के अंदर जा नहीं सकी थी, नैब के दफ्तर के अंदर, और बाहरी दुनिया ने एक बहुत बड़ा तमाशा देखा और नैब के लोग और पुलिस वाले नैब के सामने पेश होने वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे। मरियम नवाज पर इस दौरान हमला भी हुआ, उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया और यह शुबा जाहिर किया गया कि उनको शायद मारने की कोशिश की गई। नून लीग के दर्जनों लोगों पर नैब के बाहर हंगामा आराई और हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस पूरी सूरत हाल को देखने के बाद यह तो नहीं लगता था कि नैब दोबारा मरियम नवाज को बुलाएगा, लेकिन इस वाक़े को नजरअंदाज करके उन्हें दोबारा तलबी का परवाना जारी किया गया है। इन हालात में हमजा शहबाज की जमानत का मंजूर हो जाना नैब के लिए बहुत बड़ी नाकामी समझा जा सकता है, जिसे छुपाने के लिए मरियम नवाज को तलब किया गया। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के बाद इन खबरों को मजीद तकवीत मिली है। ये खबरें तेजी से और गर्दिश कर रही है कि खान साहब को लाने वाले वाकई पीछे हटते जा रहे हैं, जिसके बाद हालात हुकूमत के हक में बिल्कुल साजगार नहीं। हुकूमत के अपने अरकान मुसलसल आवाजें बुलंद कर रहे हैं। तो हमजा शहबाज शरीफ की जमानत अपोजिशन खसूसन मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ समझी जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है ये उस मुमकिना डील का हिस्सा हो सकती है जिसके तहत अपोजिशन को इस्तीफे देने या हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरना देने से रोकने की दरखास्त की जा रही है। हमजा शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत में सबसे ज्यादा अरसा हुकूमत की या नैब की हिरासत में रहे हैं। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई उस वजह से भी मुमकिन हुई कि अब हुकूमत ये चाहती है कि मरियम नवाज को टफ टाइम दिया जाए, उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। तो खान साहब और उनके साथियों का पहले यह ख्याल था कि मरियम नवाज को बाहर रखेंगे, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को जेल में डालेंगे, तो मरियम नवाज शहबाज शरीफ को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं और पंजाब में उनका किया हुआ काम बहुत ज्यादा है। उनको एक अच्छा मैनेजर या मैनेजमेंट के हिसाब से उनकी बहुत ज्यादा गुडविल है। लेकिन ये फार्मूला हुकूमत के गले पड़ गया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ तो क्या पूरी मुस्लिम लीग नून को टेक ओवर कर लिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गैर मौजूदगी में मरियम नवाज ने खुद को कदावर लीडर बना लिया है। खान साहब और उनके हमख्याल ग्रुप के तमाम अंदाजे मरियम नवाज के हवाले से गलत साबित हुए। ख्याल यह था कि शायद एक खातून है और अपने बाप की लालच की वजह से परेशान है और उसके अलावा उनकी सारी क़यादत अंदर है, तो मरियम नवाज अंडर प्रेशर होंगी। लेकिन मरियम नवाज ने इन मुश्किल हालात में जिस तरह वो उभरी हैं और बहुत से लोगों के अंदाजे उन्होंने गलत साबित किए हैं, बहुत से लोगों की तवक्कुआत से वो कहीं बड़ी लीडर बन चुकी है। क्राउड पुलर तो वो थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने बाई इलेक्शन में सियासी समझबूझ का मुजाहरा किया है, उससे यह साबित हुआ है कि वो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए बहुत, वो कहते हैं ना,
नंबर 1 उम्मीदवार बन गई हैं। तो हमजा शहबाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का पंजाब में अपना ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं यह ख्याल भी जेर गर्दिश है कि इससे मुस्लिम लीग नून की रिपोर्टिंग लाइन मुतासर होगी। तो कहने वाले ये कहते हैं कि मरियम नवाज हुकूमत के लिए एक संजीदा थ्रेट यानी खतरा बन चुकी है, इसलिए हमजा शहबाज शरीफ की जमानत जरूरी हो गई थी। और अगर हमजा शहबाज शरीफ हुकूमत को मतलूबा नताइज ना दे सके, यानी जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि हमजा को छोड़ने से मुस्लिम लीग नून स्प्लिट होगी और लोग जो है वो शायद ग्रुपिंग हो जाए, तो अगर ऐसे नताइज उन्हें हासिल ना हो सके तो यह भी मुमकिन है अगले चंद रोज में मियां शहबाज शरीफ भी बाहर हों। तो इस थ्योरी से कतई नजर कि क्या उनकी रिहाई किसी डील के तहत है या हुकूमत ने यह सोचकर हमजा शहबाज की जमानत की मुखालफत इसलिए नहीं की कि वो समझते हैं कि जब हमजा शहबाज बाहर आएंगे तो मरियम नवाज के पैरेलल एक और लीडरशिप खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये तमाम अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो सियासत कर रहे हैं, जो उन्होंने जेल में बैठ के या हिरासत में बैठ के की, उससे कहीं ये नजर नहीं आया कि वो कोई रिवोल्ट करेंगे। और इन हालात में जबकि आगे बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं और सेनेट का इलेक्शन भी है, हमजा शहबाज का बाहराना मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिव एलिमेंट समझा जाता है। और इसके अलावा भी उनकी 20 माह की असीरी को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए भी हमजा शहबाज की एक पॉलिटिकल हैसियत में इजाफा किया है। जिस हौसले और जवाबमर्दी से उन्होंने कैद काटी है, अपनी पार्टी और खानदान के लोगों से उन्होंने बेवफाई नहीं की, वो भी अपनी जगह एक मिसाल आप है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जाम आयद किए थे, अरबों रुपए की करप्शन करने के इल्जाम लगाए थे। मंजूर पापड़वाले से लेकर उनके जाती मुलाजिमीन, चपड़ासी, क्लर्क और ड्राइवरों के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने और वादा माह गवाहों की तवील फहरिस्त के दावे करने के बावजूद हुकूमत एक इल्जाम भी साबित नहीं कर सकी। तो बिलाखिर एक तवील कानूनी जंग जो कि अदालत से लड़ी गई, उसके बाद उन्हें रिहाई नसीब हुई है। तो उसे डील का नतीजा कहकर उनकी इस कुर्बानी को, इस एफर्ट को जाया नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि यह सियासत है और सियासत एक बेरहम चीज है, इसके सीने में कोई दिल नहीं होता। अगर मुकदमा गिरफ्तारियां सियासी हो सकती हैं तो फिर रिहाइयां भी सियासी हो सकती हैं। तो मरियम नवाज ने अपनी पेशी के हवाले से और हमजा शहबाज की रिहाई के हवाले से, जमानत पर रिहाई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरियम नवाज शरीफ का आपके पास यही इलाज है, आपके ऊपर वो जो भी बात करती है आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। किसी भी ना अवाम की जो एक स्ट्रगल लेकर हम साथ चल रहे हैं उसका तोड़ आपके पास नहीं है, या ये कि जिसको आप इन झुका नहीं सकते उसको आप अगवा करके जेल में डाल दें, ये भी अगवा है। और इमरान खान साहब एक अब इस्टेब्लिश्ड अगवाकार हैं, दुनिया को देखने दें कि आप कितना डर रहे हैं, हर जगह आप फेलियर हैं। तो इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ पहले फायरिंग करके वोटर्स को हरासा किया, और तब भी जब डस्का की और वजीरा के बाद के अवाम डिटर नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, तो इन्होंने फिर बाय डिज़ाइन पोलिंग स्टेशंस को बंद कर दिया। 6-6 घंटे पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग सस्पेंड की गई। उसके बावजूद जब मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, इस तारीखी ब्लेटेंट नेकेड धांधली के बावजूद जब मुस्लिम लीग तब भी जीत रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धुंध की आड़ में वो 20 अफसरान को ही अगवा कर लिया। आप सिर्फ ये बताएं कि मैं 20 हलकों का या 20 पोलिंग स्टेशंस का किस तरह से मान लूँ रीपोल। मुझे तो पूरे हलके का, मेरे पूरे डस्का का वोट छीना गया, हम कैसे मान लें उसको, हम नहीं मान सकते। देखिए, हमजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सब्र और हौसले से दी। एक इकलौती बेटी है उसकी जो अल्लाह ताला ने उसको 20-22 साल के बाद दी, वो उसके बगैर बड़ी हो गई। जब वो जेल गया तो शायद वो चंद माह की थी, तो लेकिन वो डटा रहा, नैरेटिव पे भी खड़ा रहा, पार्टी का साथ भी उसने डट के दिया, एक दिन के लिए नहीं वो घबराया। इसी तरह हर आने वाला दिन इनको जलील और ख्वार कर रहा है, इनको रुस्वा कर रहा है, इनको एक्सपोज कर रहा है, इस जाली वोट चोर इमरान खान को और उसकी हुकूमत को एक्सपोज कर रहा है, और मियाँ साहब को अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। 17 अगस्त को नैब ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, उनके 2 बेटों और कुंबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 8 अरब रुपए का रेफरेंस दायर किया था। इस रेफरेंस में सिर्फ 2 मुल्जमान को नामजद किया गया था और ये इल्जाम लगाया गया था
कि रमजान शुगर मिल के लिए उन्होंने गैर कानूनी तौर पर नाला तामीर कराया। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और अवामी फंड के गैर कानूनी इस्तेमाल के चार्जेस आयद किए गए थे। तो अदालत में जो दायर रेफरेंस था उसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से इस नाले की तामीर से कौमी खजाने को 21 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लिहाजा दोनों मुल्जमान को सजा दी जाए। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में इल्जाम लगाया था, बल्कि हमजा शहबाज के मरबूत नेटवर्क का एक चार्ट अदालत में पेश करते हुए कहा था कि हमजा शहबाज न सिर्फ बेनामीदार है बल्कि मुल्जिम ने शरीक मुल्जमान की मुआवनत भी की। वो मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकार साथी और फायदा हासिल करने वाला है। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मरबूत नेटवर्क बना रखा था। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह बताया कि हमजा शहबाज और उनके बेनामी दारों का मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और 5-6 अफराद के हाथों से रकम होकर हमजा शहबाज के करीबी अफराद के अकाउंट में जाती थी। वकार ट्रेडिंग, हारून यूसुफ ट्रेडिंग और दीगर कंपनियां सुलेमान शहबाज की कंपनियां हैं जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मंजूर पापड़वाले और 23 लोगों के शिनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई। पापड़वाला और दीगर लोग ये कहते हैं कि इनका कभी पासपोर्ट ही नहीं था और वो कभी बैरून मुल्क ही नहीं गए थे। तो मंजूर अहमद पापड़वाले के नाम पर लाखों रुपए की जाली टीटीज लगाई गई। आफ्ताब अहमद, यासर मुश्ताक चीनीवाला और शाहिद महमूद इस केस में वादा माफ हुआ है। तो हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज 2 साल से कैद है। 3 साल बाद अगर वो बरी होकर निकलेंगे तब नैब क्या करेगा? बरीयत के बाद कौन उनका हिसाब देगा? अगर वक्त पर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो जमानत उनका हक है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। तो सियासी फजा बहुत तेजी से बदल रही है। हुकूमत में शामिल बहुत से अराकीन फड़फड़ा रहे हैं, परिंदे घोंसले बदलने को तैयार नजर आते हैं। सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम हुकूमत के गले पड़ गई है और हुक्मरान जमात के अंदर लोग बात बात की बोलियां बोल रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। तो लगता यूं है कि ताकत हल्कों की जानिब से सियासत से लातल्की ने वो तमाम तारे तोड़ दी हैं, वो बंधन तोड़ दिए जिन्होंने खान साहब और इलेक्टेबल को बांध रखा था। हुक्मरान जमात में तकरीबन तमाम सूबों से आवाजें उठ रही हैं, बल्कि सूबे क्या अब तो जिलों से आवाजें उठ रही हैं। सबसे ज्यादा इलेक्टेबल एतराज करे। ये इलेक्टेबल वो है जो दूसरी जमातों से आकर तहरीक इंसाफ का उस वक्त हिस्सा बने जब तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ रही थी। वो एक मुहावरा है कि जान लगी फंसने तो न्याज लगी बटने। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा लियाकत जतोई ने इल्जाम आयद किया है कि सिंध से सेनेट के लिए पीटीआई के उम्मीदवार सैफ उबड़ू को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा गया है, यानी 35 करोड़ में उन्होंने टिकट खरीदा है। लियाकत जतोई ने यह नहीं बताया कि सेनेट का यह टिकट सैफ उबड़ू ने किससे खरीदा है। उनका इल्जाम खासा पर है या फिर उस पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान पर है। इससे पहले पीटीआई बलूचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिंद ने भी क़यादत से मुतल्लक सेनेट की टिकटों की तकसीम के हवाले से सख्त तनकीद की है। वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि बलूचिस्तान में सेनेट का रेट 65 करोड़ डॉलर है, जबकि सिंध में 35 करोड़ का टिकट अगर कोई ले उड़ा है तो यकीनी तौर पर यह टिकट बलूचिस्तान से तो सस्ता है और खास साहब की तवक्को से रेट कम है। अब मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्या हकीकत है, कितना अफसाना है, वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, और क्या सेनेट के टिकट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। मगर वजीर आजम और उनकी जमात के लोग टिकटों की खरीद और फरोख्त की बातें कर रहे हैं, तो इसमें कोई हकीकत है भी या नहीं, या लोग वाकई नाराज हैं, या इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है ताकि ये तासुर देके कि वाकई बहुत पैसा चल रहा है, अदलिया को इन्फ्लुएंस किया जाए। और अदलिया एक अहम केस की समाअत कर रही है। अदलिया को यह फैसला करना है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा या खुफिया राय शुमारी से होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक एलिमेंट नूरा कुश्ती का भी नजर आता है। लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई समझी जाए तो फिर ये इल्जाम तो बहरहाल खास साहब पर है, लोग नाराज हैं और हुकूमत को सेनेट में बड़ा झटका लग सकता है। तो तहरीक इंसाफ ने यार मोहम्मद रिंद के बयान का नोटिस तो नहीं लिया, लेकिन लियाकत जतोई को शोकाज नोटिस जरूर जारी कर दिया है। उन पर पार्टी क़यादत के खिलाफ गुफ्तगू करने का इल्जाम आयद किया। तो लियाकत जतोई साबिक़ वज़ीर सिंध रहे हैं और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा भी रहे हैं, काफ लीग का बहुत बड़ा हिस्सा थे और वो एस्टेब्लिशमेंट के धड़े के लोग समझे जाते हैं। तो उन्होंने एक तो इल्जाम लगाया, फिर इल्जाम के बाद उन्हें पीटीआई ने नोटिस जारी कर दिया है। उन पर पीटीआई की क़यादत पर तनकीद और उनके खिलाफ गुफ्तगू करने का इल्जाम है। तो लियाकत जतोई ने अपनी सफाई में क्या कहा?
इसके अलावा पेशावर में पीटीआई के इजलास से गैर हाजिर रहने वाली एमपीए मलिहा अली भी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने पीटीआई के पार्टी इजलास में शिरकत न करने की वजह बयान कर दी। मलिहा अली के मुताबिक सेनेट इलेक्शन में हजारा को नजरअंदाज किया गया है। सेनेट में उनकी 3 नशिस्तें बनती है, लेकिन उन्हें हक नहीं मिला, तो इजलास से गैर हाजिर रहकर उन्होंने वजीर आजम को बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो ये सब कुछ पीटीआई के अंदर चल रहा है। अब वो लोग जो किसी न किसी हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी रवाबत रखने वाले लोग समझे जाते हैं, उनकी क़यादत से नाराजगी से ये तासुर मिल रहा है कि या तो उन्हें एनओसी मिल गया है कि वो अब आजाद है और हुक्मरान जमात से अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, या वो अपनी मर्जी से किसी भी घोंसले पर जाकर बैठ सकते हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। मौजूदा सियासी हालात जिस कदर गंभीर होते जा रहे हैं, इन हालात में एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो तलाश किए हुए भी नहीं मिल रही। बहुत से लोग एक अहम शख्स को ढूंढ रहे हैं, उनका नाम है शेख रशीद। पिछले एक हफ्ते से शेख रशीद साहब मीडिया से गायब है। वो मीडिया पर रौनक अफरोज नहीं हुए, ना ही वो इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा श्रीलंका के दौरे पर पाए गए हैं। तो उनकी कमी को लोग बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि उनकी गुमशुदगी का ऐलान करा दें। तो मेरा उनको जवाब ये है कि शेख रशीद कौन सा रिटर्निंग अफसर है जो गायब हो जाएंगे। मुमकिन है ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब की इतनी ज्यादा मकबूलियत और वोट बैंक में इजाफा देखकर वो खुशी के मारे कहीं सदमे में हो, या ये भी मुमकिन है कि वो खान साहब से नाराज होने वालों को कहीं बैठ कर राजी करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे लफ्जों में शेख रशीद जरूर किसी बड़े मिशन पर होंगे, लेकिन पिछले कई रोज से कम अज कम मीडिया की दस्तरस में वो नहीं है। उनके सियासी मुखालफिन बाकायदा सोशल मीडिया पर उनकी गुमशुदगी का इश्तिहार चला रहे हैं और ये कह रहे हैं वो किसी साहब को मिले तो फौरन बनी गाला इतला करें। और जहां तक मेरी इतलात का ताल्लुक है तो आजकल ऐसी शदीद धुंध भी नहीं पड़ रही कि कोई ये बहाना बना सके कि वो धुंध की वजह से कहीं दाएं बाएं हो गए या वो दस्तयाब नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमारे सारे अंदाजे क्याफे गलत हो और शेख साहब सेनेट इलेक्शन के किसी खुफिया मिशन पर हो और अचानक कौम को सरप्राइज दे दें। उनके नाकदीन तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो गायब है और सुकून के कुछ दिन उन्हें मुयस्सर आए हैं। मेरे नजदीक शेख रशीद जहां जिस किस्म की बातें कर रहे थे, पिछले दिनों हमने उनकी बातें सुनी थी, तो वो बातें ऐसी थी जिसके लिए मुझे ये लगता था कि उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और अपनी गुफ्तगू पर नजरे सानी करनी चाहिए। तो हो सकता है कि शेख साहब कहीं बैठकर अपना हिसाब किताब खुद ही कर रहे हो, या फिर उन्हें ये नजर आ गया कि हुनो गल्ला नहीं रही। आगे बढ़ते हैं और डस्का इलेक्शन की बात करते हैं। डस्का में इंतखाबात हुए, उन पर धांधली का इल्जाम लगा, उस हवाले से मुख्तलिफ वजाहतें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन में ये केस ज़ेर समाअत है, जुमेरात को दोबारा इसकी समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून इस हल्के में इलेक्शन यानी री इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, जबकि हुक्मरान जमात जो है वो ये कहती है कि जितने पोलिंग स्टेशन से अमला गायब हुआ था उसको आप कंसिडर कर लें तो दोबारा इलेक्शन कराएं। हुआ क्या इसमें, जो उम्मीदवार हैं असजद मल्ली साहब, उनकी गुफ्तगू किसी ने नहीं सुनी कि वो क्या कहते हैं। नदीम मलिक के साथ उन्होंने गुफ्तगू तो देखते हैं कि उम्मीदवार जो है वो क्या कहते हैं कि क्या डस्का में ये जो लोग गायब हुए थे ये कैसे गायब हुए और इलेक्शन के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। वॉच असजद मल्ली। पॉइंट इज कि फॉर्म 45 इनके पास जाली जो इन्होंने सबमिट कराए हैं। नंबर 1, जेल में जाएगा अगर किसी ने जाली जाली दें। नंबर 2, हमने लिख के दिया था, आज नहीं आज से 3 दिन पहले प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहब तशरीफ लाए थे डस्का में और उन्होंने सब कैंडिडेट्स को बुलाया था और तमाम कैंडिडेट्स के सामने उन्होंने ये बात की थी। फॉर्म 40 मैंने लिख के वहां पे दे के आया था कि जी जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने 360 पोलिंग स्टेशंस, नॉट 14, आपको पता है ना 360 पोलिंग स्टेशन है, 360 में से 14 को इन्होंने पकड़ लिया है,
360 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो रिजल्ट जमा कराए हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद। आई हैव गिवन दिस इन राइटिंग, ठीक है। रिजल्ट तो आज आ रही है ना जी, तो वो मैंने इनको उस वक्त भी ये दे के भेजा था। वैसे दूसरी बात आपने की कि गायब हुए कैसे थे वो? हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूं, कोई कहीं गायब नहीं हुआ। एक्सेप्टेबल नहीं। ये आपकी मर्जी। सबके 20 लोगों के फोन ये भी तो बंद हो आपकी गए, मर्जी। सबकी गाड़ियां भी बंद हो गई, सबको पुलिस किधर की है? स्क्वाड भी नहीं ले जा ये सकी। किधर है? दे वर देयर। मुझे एक बात बता दो, क्या ये आरओ जो की 20 रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है सर, ये मैं क्या सराही नहीं कर रहा। रिपोर्ट देखें कैसे चैलेंज होती है। ये बड़ी कुछ वजूहात हैं जो मैं जान के आरओ की रिपोर्ट कहती है कि वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहे थे, बैटरीज डेड हो गई हैं, व्हाट्सएप बंद हो गई हैं, गाड़ी रोड से उतर गई है, ये अंदर मेरे लिखा हुआ है। सामने दिए। आरओ को हरासा किया हुआ था एहसन इकबाल साहब ने, बंदूक लेके खड़े थे। जावेद लतीफ साहब ने, उस्मा बुखारी साहबा भी वहां पे मौजूद थी, इनसे पूछ लें वहां पे मौजूद थे, अताउल्ला ताड़त साहब वहां पे मौजूद। मेरे पास तस्वीरें हैं, आप निकाले तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें दिखा किसी के आदमी को बंदूक शूट किया। इलीगली वहां पे बैठे रहे। अच्छा। हम सारी रात इनको कहते रहे कि जी यहाँ नहीं बैठ सकते, सिर्फ कैंडिडेट बैठे। बंदे गायब किसने आरओ किए? साहब ने नहीं, आरओ साहब ने इनको बंदे गायब किसने किए? ठीक है। देखिए, मिसाल वही है कि नानी ने खसम कीता, पैड़ा कीता, करके छड़िया होर पैड़ा कीता। यानी एक तो आपने काम गलत किया, ऊपर से आप जो वजाहतें दे रहे हैं वो सोने पे सुहागा। पीटीआई ये मान रही है, यानी पीटीआई के भोले बादशाह ये जो अली अजीज मलिक साहब बैठे हुए मान रहे हैं, बल्कि इतराफ कर रहे हैं कि डस्का इलेक्शन में पोलिंग का अमला कहीं गायब नहीं हुआ, ये दावा भी है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि इन्हें मालूम था कि अमला कहाँ है। तो पीटीआई के उम्मीदवार ठीक कह रहे हैं कि बंदे गायब नहीं हुए, बंदे तो वही थे। यानी पोलिंग का अमला वो जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, जिनके बारे में कहा गया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसर रात भर कहीं गायब रहे और सुबह पहुंचे, और फिर किसी के पास कोई बहाना था, किसी के पास कोई बहाना था। तो अब अगर उम्मीदवार कह रहे हैं कि बंदे गायब नहीं हुए, ये अकेले वो दावा कर रहे हैं, तो फिर उनका दावा ये कि ना उन्हें किसी ने अगवा किया था, ना एजेंसी और उठा के ले गई थी, ना वो गायब हुए थे। तो फिर इसका मतलब ये कि बंदे वही थे, गायब नहीं हुए। तो मैंने उनके बयान पे यकीन कर लिया कि बंदे उनके पास होंगे। तो सवाल ये भी है कि वो पोलिंग का अमला, वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है, वो इनके पास कर क्या रहे थे? उन्हें तो इलेक्शन के फौरी बाद नतीजे जमा कराने थे। तो अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज और आरओ का स्टेटमेंट, वो सब ये कहते हैं कि इन प्रिजाइडिंग अफसर को रिजल्ट के साथ जहां पहुंचना था, जिस वक्त पहुंचना था, नहीं पहुंचे। तो ये तीन फरीक जो है, इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून यानी दूसरे उम्मीदवार और फिर रिटर्निंग अफसर, ये सब ये कहते हैं कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब थे, और सिर्फ पीटीआई कह रही है कि गायब नहीं थे। तो फिर ठीक कह रहे होंगे कि इनके इल्म में था, और इनके इल्म में यह भी था कि वो थैलियां वोटों से कहां भरी जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अली अजीज मलिक के इस बयान के बाद किसी और वजाहत की जरूरत तो बाकी नहीं रहती कि असल माजरा क्या था। तो डस्का इलेक्शन का ढोल जिनके गले में पड़ा है, जो सबसे ज्यादा ढोल बजा रहे हैं, वो उस्मान डार। तो उनका मौक़िफ़ भी देखते हैं शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि वो क्या फरमाते हैं। मामला हो सकता था, आप ही ने कहा था उनको लेने का, मगर आप लोगों ने आज एक हफ्ता क्यों मांगा फॉर्म 45 के लिए? जब वो नून लीग के उम्मीदवार दे रही है तो आपको भी अपने देने चाहिए था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नहीं, हम तो कल जमा करा देंगे जो भी हमारे पास दस्तावेजात हैं। हमने कहा, हम तो कह रहे हैं हमारा नोटिफिकेशन होना चाहिए, हम इस तरफ क्यों जाएंगे कि ये एक हफ्ता या 10 दिन। देखिए, एंड ऑफ द डे मुझे खुशी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शहज़ेब जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। हम रीपोल के लिए भी तैयार हैं, हमारा ये आईनी कानूनी हक है। रूल इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 कहता है प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए, उसके बाद जो भी जिस फोरम पे भी जाना है, इन्होंने ट्रिब्यूनल में जाए, अदालतों में जाए, जो भी ये करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपके प्रोग्राम से नून लीग को दावत दे रहा हूं, आए दोबारा मैच खेल लेते हैं। अगर इनकी जीत यकीनी है, इन्हें कॉन्फिडेंस है कि इनका बैंक वोट मौजूद है और वोट चुराया गया है, तो अब घबरा क्यों रहे हैं? मैं ये मामला, क्योंकि उस दिन आपने भी कहा था कि जी पूरे में करा ले, बट मैं एहसन इकबाल साहब के सामने मामला रखता हूं, मगर आपने क्या चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस, जिनका काम था उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं मिल रहे थे, ताबून नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे?
देखिए बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने ये स्टेटमेंट के बाद मुतल्लिका लोगों से राब्ता किया है। मुझे आप बताएं, अगर चीफ सेक्रेटरी या आईजी का फोन ऑफ था या उनके मोबाइल बंद थे तो क्या लैंडलाइन नंबर नहीं थे चल रहे? क्या ये जो सरकारी घरों में रहते हैं वहां ऑपरेटर्स नहीं होंगे? जिस जिस वक्त इनसे राब्ता किया गया, जिससे जो इंफॉर्मेशन मांगी गई मिल रही थी। मैं समझता हूं कि यहां थोड़ा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। ये तो आरओ ने कहा है कि मेरे साथ इंतजामिया तावन कर रही थी। उस्मान डार साहब, पूरे मीडिया पर चल रहा था, चीफ सेक्रेटरी से एक दफा राब्ता हो गया था, उसके बाद देखिए डस्का में इलेक्शन के 99% चांस मौजूद है। मैं 100% भी कह सकता हूं, लेकिन 1-8% दे देते हैं। जिन्होंने पूरा इलेक्शन आगे पीछे कर दिया वो 1% में हो सकता है री इलेक्शन ना होने दें। लेकिन ये बात हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है कि डस्का में धांधली का पोल खुल चुका है। इलेक्शन कमीशन जब अपनी प्रेस रिलीज में लिख कर दे चुका है कि मामला गड़बड़ है, तो अब हुकूमत हाई मॉरल ग्राउंड ले रही है, यानी चट भी अपनी पट भी अपनी। पता तो है इलेक्शन होना है, तो ढीले से मुंह से कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन करा ले, हम तैयार हैं। तो दोबारा इलेक्शन ना मुस्लिम लीग नून ने कराना है, ना फैसला उन्होंने करना है, ना हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है। तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। अगर हुकूमत इतनी नेक नियति से काम लेती या इतनी नेक नीति होती तो फिर आप इलेक्शन कमीशन में लिख के दे दें कि जी पूरे हल्के का इलेक्शन कराया जाए। तो एक तरफ तो अपोजिशन को ये ताने दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने तो 20 हल्कों का मुतालबा किया था, यानी 20 पोलिंग स्टेशनों की बजाय अब पूरे हल्के का इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ हातम ताई की कबर पर लात मारी जा रही है कि इस इलेक्शन से हम भागे थोड़ी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि लगता ही हो कि डस्का का इलेक्शन सिर्फ बेचारे उस्मान डार के गले में पड़ गया है। मासूम से आदमी है और वो बेचारे हर जगह सफाइयां देते फिर रहे हैं, और बाकी पीटीआई की पूरी क़यादत जो है वो मुंह में घुघनियां डाल के बैठी है। एक दो किसी ने थोड़ी रीरू की, तो असल जिम्मेदारी तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बनती है, जिनके सूबे में पीटीआई को मार पड़ रही है। अब पता नहीं लोग उनको इस काबिल भी नहीं समझते। कामयाबी तो दूर की बात, यहां तो शिकस्त हुई तो कोई ना कोई तो उन पर जिम्मेदारी डाल देता है कि जनाब वो जिम्मेदार है, लेकिन लगता है लोग उन्हें इस काबिल भी नहीं समझते या इस बात से डरते हैं कि कहीं वो बदनाम हो गए तो उनका नाम ना हो जाए। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आप सदारती रेफरेंस की बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर समाअत की तो पीपल पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने अपने दलाइल में फिर कहा किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सियासी हालात में समझौते होते रहते हैं। कई बार मुख्तलिफ एमपीएस किसी इशू पर मुत्तहिद होकर सेनेट उम्मीदवार को वोट देते हैं। सेनेट इलेक्शन सियासी मामला है, ये रियाजी का सवाल नहीं। सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत ही होता है। आर्जी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग नहीं होगी। आइन ये भी नहीं कहता कि सेनेट इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसी ईवान में करारदाद मंजूर हुई तो वो खत्म हो जाएगा। पार्लियामान ने तौसीक न की तो ऑर्डिनेंस 120 दिन बाद खत्म हो जाएगा। दौरान सभा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस का सवाल अदालत के सामने नहीं, ऑर्डिनेंस जारी होने पर कोई राय नहीं देंगे। जमहूरियत में फैसले पार्टी करती है, क़यादत नहीं। आइन में पार्टियों का जिक्र है, शख्सियात का नहीं। कोई ऊपर से अपने फैसले लाकर नाफज नहीं कर सकता। पार्टियों के फैसले भी जमहूरी अंदाज में होने चाहिए। किसको वोट देना है यह फैसला पार्टियां कैसे करती है। रजा रब्बानी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फारूक एच नाइक ने अपने दलाइल में कहा सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, कानून पर नहीं। खुफिया वोटिंग से सेनेट इलेक्शन होता है। तमाम एमपीएस अपनी इंडिविजुअल हैसियत में वोट डालते हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। तो पार्टी लाइन पर अमल करना सेनेट इलेक्शन के लिए लाजमी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन की नुमाइंदगी खुफिया वोटिंग के जरिए ही मुमकिन है। तारीख के तनाजर में आर्टिकल 226 की तशरीह मुमकिन है। इलेक्शन एक्ट की तैयारी के दौरान खुफिया वोटिंग पर बहस हुई थी।
तहरीक इंसाफ समेत हर जमात ने खुफिया वोटिंग की हमायत की थी। सेनेट इलेक्शन के बाद सूबाई असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। सूबाई असम्बलियों के दोबारा इंतखाबात में कोई और जमात भी हुकूमत में आ सकती है। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी पार्टियों की है तो फिर नई असम्बलियों में सेनेट में क्या पोजीशन होगी? खुफिया वोटिंग खत्म होनी चाहिए तो जमहूरियत के लिए धचका होगा। सिंध हाई कोर्ट बार के जानब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने भी दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि आज तक दायर होने वाले तमाम रेफरेंसेस आईनी बहरान पर थे, अब कोई आईनी बहरान नहीं है। माजी में हुकूमत ने अपनी सियासी जिम्मेदारी अदालत पर डालने की कोशिश की। माजी में अदालत ने करार दिया कि बांग्लादेश को तस्लीम करना या न करना पार्लियामान का इख्तियार है। माजी में भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद पर राय मांगी थी, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर राय देने से इनकार किया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में बताया कि कानून क्या होना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया कानून क्या कहता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना पार्लियामान का काम है। सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए अदालती तशरीह की जरूरत ही नहीं। किसी हद तक वोट को ओपन करना भी दुरुस्त नहीं। वोटर्स को वोट की मालूमात आम होने का खौफ ही काफी है। अगर रुकन असम्बली को अपनी राय पर वोट देने का हक नहीं तो 800 अरकान पर मुश्तमिल असम्बलियों की जरूरत क्या है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए हैं उस पर ही जवाब दें। अदालत को तयीन करना है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 लागू होता है या नहीं। रियासत के हर इदारे को अपना काम हदूद में रहकर करना है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल नहीं। खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला पार्लियामान ही करेगी। पार्लियामान का अख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर आइन कहता है वोटिंग खुफिया होगी तो बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और पीटीआई के रहनुमा हुमायूं अख्तर गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। हालिया ज़िमनी इंतखाबात और हुकूमत की स्टैंडिंग क्या है और पोजीशन क्या है। वॉच हुमायूं अख्तर। अगर 60 दिन में वो नहीं कर सकेगा, जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो एक्चुअल रिजल्ट होगा। इसको किसी तरीके से चलें। हुआ ये है एक्चुअल इतनी जो परेशानी है, मैं आखिरी पॉइंट आपको बताऊं, इतनी जो परेशानी है वो ये है कि 33,000 का एक एमपीए का हल्का था वजीराबाद का, वो 4,000 की लीड रह गई है। इधर 40,000 की लीड थी NA-75 में, जो अब हमारे रिजल्ट के मुताबिक हम आगे हैं और हम ये हल्का जीत चुके हैं। हो ये रहा है कि सेंट्रल पंजाब जो कि गढ़ समझा जाता था PMLN का, वो चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। और इस वजह से इतनी बेचैनी है और एक हल्के को आपने जो जानी नुकसान हुआ है वो दुआगो है उन फैमिली। राइट सर, आपका ये पॉइंट आ गया। अब मेरे आपसे दो चीजें परेशानी इस बात पे भाइयों भाई कि आपने जो मुझे लॉजिक दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं, आपने पॉलिटिक्स को अंदर और बाहर से देखा है, बेताशा इलेक्शन आपने लड़े हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज जब आप तहरीक साहब के प्लेटफॉर्म से मुझे ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के दौर में ये धांधली हो रही है, इंतजामिया के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेटर लिख के इल्जाम लगा रहा है कि IG पंजाब से लेकर कमिश्नर तक जो है उन्होंने कोई हरकत नहीं की, कोई बरकत नहीं की, तो आप मुझे कह रहे हैं कि ये पहले होता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे कोई चोरी का इल्जाम लगेगा तो आप मुझे कहेंगे जी नवाज शरीफ भी तो चोर था। तो ये तो बहुत ही अजीब सर। एक मिनट, डिफेंस ये है कि क्योंकि पहले भी, तो फिर आपने क्या किया? फिर आप रिजाइन करें, घर जाए। अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ नवाज शरीफ है सर, भाई साहब, अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ नवाज शरीफ है तो फिर आप चेंज का दावा और जो आप चेंज कर देंगे स्टेटस को, ये तो सर सब बातें शैम होगी ना सर। कामरान, एक इल्जाम से एक चीज साबित नहीं होती। इल्जाम तराशी तो सियासत में लेफ्ट राइट सेंटर हो रही होती है। इस मुल्क में कवानीन है, इस मुल्क में अदालतें हैं। उस ट्रायल के तहत, एक समरी ट्रायल के तहत एक इल्जाम को आपको साबित। मुझे सर एक सवाल बताएं। हम भी तो खान साहब से रोजाना हाथ बांधकर यही इल्तिजा करते रहे हैं कि खान साहब इल्जामात साबित भी करने होते हैं। हुकूमत में आने के बाद आपने सियासी मुखालिफिन पर सिर्फ इल्जाम तराशी किए, उसे साबित नहीं कर सके। रियासत के सरबराह की हैसियत से खान साहब ने इल्जाम लगाए और रियासत किसी को सजा नहीं दिला सकी, किसी पर जुर्म साबित नहीं कर सकी, तो इसमें कसूर किसका है? आज डस्का में धांधली का सबूत मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है धांधली हुई, इलेक्शन चोरी हुआ, और अब हुक्मरान जमात के लोग ये कह रहे हैं कि ये महज सियासी इल्जाम है, इसे साबित करना होगा। तो पूछने वाले क्या इस बात में हक बजारिब नहीं कि जो इल्जामात खास साहब कई सालों से, बल्कि पिछले 2.5 साल से तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, उनके सबूत कहां है और वो किस अदालत में साबित किए गए? सवाई टीवी पर बैठकर रोजाना चीखों पुकार करने के और कौम का वक्त जाया करने के अलावा क्या किया गया है? वो कहते हैं ना, सुभान अल्लाह, दूसरों का कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टामी।
जिनकी सियासत की बुनियाद ही इल्जाम तराशी है, जिनका तुर्रा इम्तियाज ही दूसरे सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी है, आज उन्हें कानून इंसाफ और अदालतें याद आ गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन का मजाज अफसर लिख के दे रहा है कि डस्का में धांधली हुई है, तो हुकूमत उसे माद इल्जाम करार दे रही है। खुद 126 दिन तक कंटेनर पर चढ़कर इल्जाम लगाते रहे कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तो एक और बात साबित होगी कि हुकूमत हर इल्जाम चूंकि पिछली हुकूमतों पर डालती रही है, तो इस बार लोगों ने भी वोट पिछली हुकूमत को ही डाल दिए हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजज़ियों के साथ, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ। इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।